तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल होम ट्यूशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण। दर्पण यानी कि मिरर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग आज जानने वाले हैं कि दर्पण होता क्या है, दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण एक ऐसा वस्तु है जो प्रकाश के अधिकांश भाग को उसके मतलब किसी खास नियम के अनुसार उसको परावर्तित कर देता हो। जैसे कि अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह उसके प्रकाश उस पर पड़ने वाले प्रकाश को लौटा देती है। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो वह उस पर पड़ने वाले प्रकाश को लौटाती है परावर्तन के नियम के अनुसार। तो दर्पण क्या होता है कि उसके सतह को इतना चिकना बनाया जाता है ताकि वो प्रकाश के लगभग सभी भागों को लौटा दे। जितना ज़्यादा प्रकाश को लौटाएगा वस्तु उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा हमको। इस प्रकार बनता है दर्पण। अब पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के प्रकार के बारे में। ये है हमारे दर्पण के प्रकार। पहला हमारा है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण में दो तरह के होते हैं, एक उत्तल गोलीय दर्पण होता है और एक अवतल गोलीय दर्पण होता है। फिर तीसरा आता है परवलयीय दर्पण। अब परवलयीय में भी दो होता है, एक उत्तल परवलयीय और एक अवतल परवलयीय। हम लोग इसको हर एक को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग समतल दर्पण पे। तो समतल दर्पण क्या होता है वो समझते हैं। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। तो बच्चों, दर्पण कहने का तात्पर्य हमारा ये था नहीं जो प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करे, नहीं। तो यहाँ पर जिस तरह के दर्पण की बात करेंगे उसका परावर्तक सतह उसी तरह का होगा। अगर हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा, एक प्लेन सरफेस होगा। उसे कहेंगे हम लोग समतल दर्पण। सिंपल सा बात हमने लिखा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहेंगे हम लोग समतल दर्पण। अब देखते हैं, जैसे कि ये दर्पण हो गया, इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं ना, इसको रंजित करते हैं। ये कैसे होता है कि एक दर्पण तब बनता है जब एक कांच का टुकड़ा लेते हैं और उसके पीछे हम लोग चांदी सिल्वर का हम लोग कलई करते हैं ताकि वो प्रकाश के अधिकांश भाग का परावर्तन कर सके। अब हम लोग सिल्वर से ही क्यों रंजित करते हैं उसको, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि आपने पढ़ा कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो जब प्रकाश 7 रंगों से मिला हुआ होता है वह कैसा प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है। और कोई श्वेत वस्तु, कोई भी वस्तु नहीं हमें किस रंग का दिखाई देता है, यह उस वस्तु के द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश पर निर्भर करता है। यानी कि अगर कोई वस्तु वाइट दिख रहा है, श्वेत दिख रहा है, तो उस वस्तु से 7 रंग परावर्तित हो रहा है तो वह वस्तु कैसा दिखेगा, श्वेत दिखाई देगा। अगर कोई वस्तु लाल दिख रहा है इसका मतलब ये होता है कि उस पर से सिर्फ लाल रंग ही वापस आ रहा है और बाकी सारा रंग वो वस्तु अवशोषित कर ले रहा है। तो अगर हम किसी दर्पण को पीछे से लाल रंग से कलई कर दें तो वहाँ से सिर्फ लाल रंग ही वापस आएगा, तो वस्तु का वास्तविक कलर क्या है हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए वस्तु के पीछे हम लोग चांदी की कलई करते हैं ताकि चांदी का रंग कैसा होता है, उजला होता है। तो अब वह जब उजला होगा तो प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित करेगा और वस्तु का जो वास्तविक रंग होगा हमको वो दिखाई देगा। इसलिए हम लोग दर्पण को चांदी से ही कलई करते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया कलई। अब ये जो भाग कलई किया हुआ है उसके जो
विपरीत वाला भाग हुआ वो क्या हो गया, हमारा परावर्तक सतह कहलाएगा। यानी कि जो ऊपर का भाग है ये क्या है, ये हमारा है परावर्तक सतह। अब परावर्तक सतह जैसा होगा उस दर्पण को हम लोग वही दर्पण कहते हैं। अगर परावर्तक सतह समतल है तो कहलाएगा समतल दर्पण। इसी प्रकार से जब हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो परावर्तक सतह क्या होगा, एक किसी गोले का भाग होगा, वो कहलाएगा गोलीय दर्पण। चलिए ये हमने देखा इसको। तो गोलीय दर्पण के बारे में क्या होगा कि यह एक ऐसा दर्पण होगा जो किसी खोखले गोले का भाग हो, यानी कि वह गोला अंदर से खोखला हो। इस प्रकार से अगर हम एक गोला लें और उस गोले के एक भाग को हम लोग मिटा दें, अब क्या करें कि इसके ऊपर के भाग को हम लोग रंजित कर दें, यहाँ पे चांदी की कलई कर दें इस पे। तो जो इसका अंदर का भाग हुआ ये होगा परावर्तक सतह। या हम लोग फिर से एक और तरीका से कर सकते हैं कि जैसे हमने एक और गोला लिया और इस गोले के एक भाग को हमने मिटा दिया, आधे भाग को, और इसको हमने चांदी की कलई इस पे कर दिया। तो जिस भाग पे चांदी का कलई किया इसके विपरीत वाला भाग ये हमारा हो गया परावर्तक सतह। अब देखो यहाँ पे कि इसका अंदर का भाग परावर्तक सतह है जो कि एक क्या है, गोले का भाग है, और इसका जो बाहरी सतह है ये क्या है, परावर्तक सतह है, और ये भी क्या है, एक गोले का भाग है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी खोखले गोले का भाग, वह भाग ना जो प्रकाश का परावर्तन करे, यानी कि जो दर्पण हो एक ऐसा दर्पण जो खोखले गोले से बना हो। अब यहाँ दो तरह का हो गया, यहाँ स्पष्ट है, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो वो कहलाएगा अवतल गोलीय दर्पण कहलाएगा, और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो वह क्या कहलाएगा, उत्तल गोलीय दर्पण। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले दर्पण की ओर। अगला दर्पण हमारा है परवलयीय दर्पण। अब ये भी दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, एक अवतल और एक उत्तल। ये हो गया हमारा एक पैराबोलिक शेप। अब इसी में हमने इसके आधे भाग को हटा दिया। अब अगर हम इसके बाहरी भाग को कलई कर दें तो ये जो अंदर का भाग हो गया ये एक अवतल परवलयीय दर्पण का काम कर रहा है। क्या कहलाएगा, अब दूसरे पे आते हैं हम लोग। अब इसके अंदर वाले भाग को रंजित कर दें तो ये इसका बाहरी सतह हुआ परावर्तक। ये कहलाएगा उत्तल परवलयीय दर्पण। चलिए बच्चों अब पढ़ने वाले हैं हम लोग समतल दर्पण से जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसका कुछ निष्कर्ष पढ़ने वाले हैं। जैसे समतल दर्पण से परावर्तन के बाद कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसी घटनाएं होती है ना, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों ये हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण से परावर्तन के कुछ निष्कर्ष। अब एक एक करके समझेंगे हम लोग, इसके अलावा और भी हैं, हम बताएंगे आपको। फिलहाल मेरे बोर्ड पे इतना ही आया है, मैंने इतना लिख दिया। इसके अलावा जो भी होगा मैं फिर से बताऊंगा मैं आपको। तो पहला ये है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा, ये प्रतिबिंब के बारे में जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको ऊपर में आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ जा कर के
और दर्पण को चेक कर सकते हैं। तो ये जानते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। कैसे? चलिए हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण ले लिया। अब यहाँ रखा मैंने एक वस्तु को, चलो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है ना। अब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिखेगा। हम जब भी आईने में अपना तस्वीर देखते हैं तो हमको वो दर्पण के पीछे नज़र आता है, यानी कि वस्तु यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो समतल दर्पण की एक और प्रॉपर्टी ये है कि जितना बड़ा वस्तु होगा, जितना वस्तु का हाइट होगा, उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब भी बनता है। जो आकार वस्तु का होगा वही आकार प्रतिबिंब का भी होगा। तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। यानी तीसरे पॉइंट की जब बात करेंगे हम लोग तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। जो दूरी दर्पण से वस्तु का होगा वही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब का भी होगा। यानी कि वस्तु जितना दूर रहेगा प्रतिबिंब क्या होगा? उतना ही दूरी पे बनता है। वस्तु आगे रहेगा प्रतिबिंब आगे बनेगा, वस्तु को हम दूर करेंगे प्रतिबिंब भी और दूर होता जाएगा। इसका एक और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, हम लोग वस्तु को स्थिर रखते हुए यदि दर्पण को d दूरी से विस्थापित करते हैं तो प्रतिबिंब 2D से विस्थापित हो जाता है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वस्तु हमारा यहीं पर रहा और दर्पण को हमने अभी जो यहाँ पर था, यहाँ से हमने d दूरी से पीछे कर दिया, तो अब क्या होगा वो देखते हैं। वस्तु हमारा यहीं पे रहा, है ना। अब पहले दर्पण था यहाँ पे, है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था। अब हमने क्या किया? इस दर्पण को यहाँ से यहाँ पर ला दिया। तो जब दर्पण यहाँ पर आएगा तो अब ये जो प्रतिबिंब है जो यहाँ बन रहा था वो कहाँ चला जाएगा? अब यहाँ से एक x दूरी, अब प्लस क्या होगा? यानी कि प्रतिबिंब बनेगा अब यहाँ पर। तो अगर हमने वस्तु को d दूरी से दूर किया प्रतिबिंब को, तो अब जो हमारा ये वस्तु से अगर दर्पण को d दूरी से अलग किया तो अब जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच में 2 गुने d का दूरी हो गया। यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में 2D का डिस्टेंस बढ़ गया हमारा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि वस्तु को स्थिर रखते हुए दर्पण को d दूरी से अलग करते हैं तो जो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी है वह 2 गुने से बढ़ जाएगी। जितने दूरी से हम लोग बढ़ाएंगे उसके 2 गुने से दूरी बढ़ जाएगी हमारी। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो जैसा वस्तु होगा वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सीधा बनता है। ऐसा नहीं है कि ये उल्टा हो जाए, ऐसा नहीं है कि पैर हमारा ऊपर हो जाए और सर इसका नीचे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? हमेशा सीधा ही बनेगा। यानी कि जैसा सीधा वस्तु, जैसा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब क्या होगा वैसा ही सीधा बनता है। ये उल्टा
नहीं होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब ये आभासी होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने के लिए हम लोग को देखना होगा प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के प्रॉपर्टी के बारे में। ऊपर आ रहा है आई बटन पे, आप लोग लिंक करके उसको देख सकते हैं। जब प्रतिबिंब देखना हो वहाँ पे समझ में आ जाएगा आप लोग को, वहाँ देखिएगा। फिलहाल ये समझते हैं कि एक आभासी प्रतिबिंब होता है और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये होता है कि अगर हम आईने में अपनी शक्ल को देखते हैं तो अभी आपको जो हमारे लेफ्ट पोर्शन में है वो आपको दर्पण में राइट पोर्शन में दिखेगा। अगर हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और इस तरह से अपने हाथ को खड़े करें तो अभी हमने अपना दाहिना हाथ खड़ा किया हुआ है, लेकिन आपको दर्पण में क्या लगेगा कि आपने अपने बाएं हाथ को खड़ा किया हुआ है, हाथ उठाया हुआ है। तो इस तरह से यह पार्श्विक रूप से लिटरली क्या करता है, इसको इरेक्ट करता है, उल्टा करता है। लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करता है। आप लोग उसको इमेजिन कीजिएगा दर्पण के सामने खड़े होकर के। अगर आप दाहिना हाथ खड़ा करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बायां हाथ उठाया हुआ है और बाएं हाथ को, यानी कि आपका जो लेफ्ट पोर्शन है वो उसमें राइट दिखेगा और जो राइट पोर्शन है वो उसमें लेफ्ट दिखेगा। इसे कहते हैं हम लोग पार्श्विक रूप से उल्टा होना। अब है नेक्स्ट पॉइंट, किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई उस वस्तु के लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए। इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है ये। चलिए, ये हो गया एक वस्तु, एक व्यक्ति खड़ा यहाँ पे है। अब इसके प्रतिबिंब को देखना है हमें। यहाँ हमने दर्पण लगाया तो हमने बताया आपको कि दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। देखिए कैसे। अब यहाँ से वस्तु को देखना है तो यहाँ प्रकाश पड़ा और परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश यहाँ तक आया, तो यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा होगा वो भी क्या होगा, हमारे सर तक पहुँच जाएगा। इस प्रकार से हम वस्तु को देख सकते हैं। तो अगर इसका हाइट h है तो इसका हाइट कितना होना चाहिए, h/2, यानी कि वह अपने आधे लंबाई के दर्पण से पूरे प्रतिबिंब को देख सकता है ना। चलिए, तो ये हमने पढ़ा कुछ पॉइंट। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं। इसका अगला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि यदि वस्तु को स्थिर रखते हुए दर्पण को थीटा से मूव करते हैं तो प्रतिबिंब 2 थीटा से मूव कर जाता है। चलिए, इसके अलावा ये पॉइंट है कि जब दो समतल दर्पण को हम लोग आमने सामने रख दें और बीच में किसी वस्तु को रख देते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, अनंत बन जाएगा। पहले तो ये वस्तु हुआ, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण बनेगा, फिर इस दर्पण का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, फिर इसका प्रतिबिंब इस तरह से। या जब दो समतल दर्पण को हम लोग 180 डिग्री पे रख दें, ये आपस के कोण पे डिपेंड करता है कि कितने कोण पे रखेंगे तो कितना प्रतिबिंब का संख्या बनेगा। ठीक है, तो बच्चों ये पढ़ा हमने दर्पण के बारे में। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। ये हमने पढ़ा समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में। जब गोलीय दर्पण से परावर्तन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ बातें आएंगी, जैसे उसके कुछ टर्म्स होते हैं, वक्रता, केंद्र, फोकस, ये सब चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।